स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी साहस सीरीज के अगले सेशन में आपका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साहस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिट एट होम एंड डू द स्टडी IQ, राइट। तो यहाँ पर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपके साथ कवर कर रहे हैं और पिछले कुछ सेशंस में हमने बेसिकली देखा कि किस प्रकार से हम मिडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं, किस प्रकार से मुगल सल्तनत में 1707 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं और कैसे ये मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे भी जरूर देख लेना ताकि आपका कनेक्शन इस वीडियो के साथ बन जाए, राइट। सो बेसिकली आपको अगर मैं ओवरव्यू दूं कि अभी तक हमने क्या कर लिया है या लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या किया था, तो हमने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे कुछ बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझा था, राइट। इसमें फॉरेन इन्वेजन्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके अंदर हमने नादिर शाह की इन्वेजन एंड अलोंग विद नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन को भी पढ़ा था, राइट। वी अंडरस्टूड कि नादिर शाह राइज ऑफ पावर इसका कैसे होता है पर्शिया में। उसके बाद अहमद शाह वो इन्वेजन जब करता है तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। एंड देन वी अंडरस्टूड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स रिलेटेड विद रिमेनिंग लेटर मुगल्स, ठीक है। अकबर टू फॉर एग्जाम्पल उनको हमने पढ़ा था, राइट, एंड अहमद शाह को पढ़ा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। इसके बाद हमने हिस्टोरियोग्राफी की थी जहां पे बेसिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में जाना गया था कि कौन से इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस अपना व्यू पॉइंट देते हैं रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है, उस टॉपिक को कवर किया है जो अक्सर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में इग्नोर कर देते हैं। और जिस हिसाब से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, इट्स वेरी लाइकली कि इस टॉपिक से, इस पोर्शन से आने वाले प्रीलिम्स में खासकर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, राइट। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सीरीज के, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू स्कैन द QR कोड, यू विल रीच द टेलीग्राम चैनल और पिछले लेक्चर का पीडीएफ आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जरूर कनेक्ट करना। एंड आज के सेशन में हमारा फोकस रहने वाला है कि वो जो रीजनल पावर्स इमर्ज हुई, उन रीजनल पावर्स में क्या सिचुएशन बन रही है, जो सिचुएशन अब अंग्रेजों को इंडिया को एनेक्स करने में सहायता करेगी। तो इसकी शुरुआत हम हैदराबाद और कर्नाटक, इन दो रीजनल किंगडम्स को समझकर करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम सब ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि निजामुल मुल्क ये हैदराबाद स्टेट को बेसिकली स्थापित करते हैं, उसकी इंडिपेंडेंस इनके अंडर होती है। तो उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से थी उसको हम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस हैदराबाद स्टेट का डिक्लाइन कैसे होता है, क्योंकि जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर मेंस एग्जाम एज वेल एज द प्रीलिम्स एग्जाम, और उसमें डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, वहां पर अगर हैदराबाद की इस सिचुएशन के बारे में आपको पता होगा तो कर्नाटक वॉर्स को समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, राइट। यू विल सी वेरी क्लियरली कि किस तरह से लिंकेजेस बनेगी। हैदराबाद के बाद हम कर्नाटक की स्थिति को परखेंगे और कर्नाटक में क्या सिचुएशन हो रही है जो आगे जाकर अंग्रेजों को अलाउ करेगी टू ग्रैब पावर इन साउथ इंडिया, राइट। तो हमारा फोकस आज इस चीज पर रहेगा। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने अब हम लेके जा रहे हैं कुछ MCQs, ठीक है। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए एक बार। ये क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी पर आधारित है, ठीक है। यहां पर आपके सामने 3 पेयर्स दे रखे हैं और इन पेयर्स में बेसिकली इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन किस पर्टिकुलर फैक्टर को मुगल सल्तनत के डिक्लाइन का कारण मानता है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने 3 पेयर्स हैं जहां पर डॉक्टर इरफान हबीब, इनको कहा जा रहा है कि इन्होंने मॉनेटरी क्राइसिस इसकी उदाहरण दी थी। इन्होंने मॉनेटरी क्राइसिस को कारण माना था बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सर जादूनाथ सरकार ये कहते थे कि औरंगजेब की रिलीजियस और डेक्कन पॉलिसी ये रिस्पॉन्सिबल थी बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और मोहम्मद अतहर अली, इन्होंने कहा था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वाज बेसिकली द रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका? अगर आपने लास्ट लेक्चर लगाया है तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली मॉनेटरी क्राइसिस ये रीजन क्या था कि सिल्वर की बहुत ज्यादा सर्कुलेशन हो गई थी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ गई थी और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। ये पर्टिकुलर थ्योरी मूसवी ने दी थी, ठीक है। शरीन मूसवी ने ये थ्योरी दी थी। इरफान हबीब ने एक्चुअली एग्रीरियन क्राइसिस की तरफ पॉइंट आउट किया था।
तो पहला पेयर हमारा गलत है। जादूनाथ सरकार, यस, इन्होंने औरंगजेब की पॉलिसी को माना था कि दैट इज अ बिग ब्लंडर जिसकी वजह से मुगल सल्तनत गिरी है। एंड एम अथर अली, इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो इंडिया में कभी हो ही नहीं पाई, इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई, इसे मुख्य कारण माना बिहाइंड द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। सो क्या आंसर होगा इसका? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ऑप्शंस में एक्चुअली आपसे इनकरेक्ट पेयर्स के बारे में पूछा गया है। क्योंकि सिर्फ एक ही पेयर इनकरेक्ट है तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। कमेंट में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सही आंसर दिया है और ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को करते हैं, टू रिवाइज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। यहां पर भी आपके सामने स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। जिस हिसाब से आजकल यूपीएससी में सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट वाला आपको कह रही है कि अहमद शाह अब्दाली ने पहले 1748 में इन्वेजन की थी और इस समय पर मुगल शहंशाह जो थे वो थे मोहम्मद शाह। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। 1748 तक मोहम्मद शाह थे, राइट, और उसके बाद, ठीक है, इनके 1748 में कुछ देर बाद ही इनका देहांत हो जाता है एंड इनके सक्सेसर फिर इनको सक्सीड कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि ही टुक अवे पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड आफ्टर डिफीटिंग मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, दैट इज रंगीला, जिनको जाना जाता था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या रीजन है? कमेंट्स में मुझे बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों ये स्टेटमेंट गलत है? क्या अहमद शाह अब्दाली ने नहीं चोरी किया था पीकॉक थ्रोन और डायमंड कोहिनूर? हाँ, ये चोरी किया था, या ये प्लंडर किसने किया था? नादिर शाह ने, ठीक है। तो अहमद शाह नहीं, नादिर शाह वाज अ पर्सन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्लंडर। थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि ही डिफीटेड मराठास इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यस, दिस इज ट्रू। एंड व्हेन डिड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? कमेंट्स में बताओ यार, कम ऑन, कमेंट्स में बताओ मुझे आंसर, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में, ठीक है, दिस हैपेंड इन 1761, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पर कॉन्टेक्स्ट है नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह के कॉन्टेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग नादिर शाह डिफीटेड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह इन बैटल ऑफ करनाल। आपका अगला क्वेश्चन, बैटल ऑफ करनाल कब हुई थी? ये आपको सबको पता होगा कि यस, इन्होंने डिफीट कर ही दिया होगा, राइट। तभी तो ये इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, इनको डिफीट किया था इसलिए तो इनको याद किया जा रहा है, राइट। तो देखो कब किया था, ईयर मुझे चाहिए, कब किया था? दिस बैटल टुक प्लेस इन 1739, राइट। एंड मोहम्मद शाह डाइड इन बैटल ऑफ करनाल? नो, ही वाज टेकन प्रिजनर। और उसके बाद कहा था कि अगर इंपीरियम ओवर लैंड आपको एस्टैब्लिश करना है तो जो मैं कहता हूं वो करना पड़ेगा। और यहां पर इन्होंने बहुत बड़ा वॉर डैमेज इंपोज किया, राइट, एंड काफी ज्यादा प्लंडर की, इतनी प्लंडर कि इनको अपने यहां पर 3 साल के लिए रेवेन्यू में भी छूट दे सकते थे नादिर शाह अपने पर्शिया में, राइट। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन रहा है यहां पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? यू आर बेसिकली बीइंग आस्क्ड दैट which of the following can be considered to be the main impact of नादिर शाह invasion of 1739, ठीक है, यानी कि बैटल ऑफ करनाल के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा नादिर शाह इन्वेजन की वजह से ऑन मुगल सल्तनत। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट डेथ ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह क्या मर गया था? नो, मोहम्मद शाह तो आगे 1748 तक जी रहा था। तो पहली हमारी ये आइटम गलत है, स्टेटमेंट गलत है। सेकंड इज सेइंग जागीरदारी क्राइसिस इन मुगल एम्पायर। क्या जागीरदारी क्राइसिस हुए थे? यस, हुए थे। जिस प्रकार से मोहम्मद शाह, नादिर शाह ने लूट लिया था भारत को, मुगल एम्पायर को, तो वहां पर कैश क्रंच आ गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सैलरीज नहीं दे पा रहे थे, जागीरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा था और बहुत सारे नोबल्स आपस में जागीरदास फर्टाइल जागीर के लिए लड़ना शुरू हो गए थे। तो यस, जागीरदारी क्राइसिस हुए थे। थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रही है दैट इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहां पर एक फॉरेन इन्वेडर से नहीं लड़ पाया मुगल एम्पायर, डबल आर्मी होने के बावजूद भी धूल चाटनी पड़ी उनको बेसिकली ही गॉट डिफीटेड। तो यस, इवन दिस इज अ रीजन, this is an impact and outcome of Nadir Shah invasion. And the fourth statement is saying that agrarian crisis हो गए थे। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, रेवेन्यू नहीं है अब स्टेट के पास, तो वहां पर सारा का सारा बोझ पेजेंट के ऊपर गया था, तो वहां से एग्रेरियन क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सभी
इंपैक्ट माने जा सकते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली हमारा आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई और आपसे पूछा गया है कि ये किस मुगल एम्परर के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन में एम्बेसडर के तौर पर भेजा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसको फूलों वाली की सैर कहा जाता था, और उसके बाद उनकी जो कब्र है वो 13वीं सदी के सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी के बगल में मौजूद है। तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। एक्सीलेंट एवरीवन, जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही आराम से सॉल्व किए हैं, आई एम रियली हैप्पी एंड इट्स रियली ग्रेट दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि आपका बेस मॉडर्न इंडिया में बन रहा है। हालांकि इस पोर्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई, बट आप क्लियरली देख सकते हो इट वोंट बी अ सरप्राइज कि आने वाले एग्जाम में यहां से भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और वो मिडीवल के भी माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि मिडीवल में अगर हम अपना सिर्फ प्राइमरी फोकस मुगल्स और दिल्ली सल्तनत और मराठास पे देंगे तो ये पोर्शन मिस हो जाता है। ऐसा नहीं करना, इसलिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए इसको कवर किया जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर दे वर वाटरशेड इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, दीज टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर। सो हम सबको पता है कौन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है, शाह आलम टू, ठीक है। ये बैटल ऑफ बक्सर में हार भी गए थे एंड ही अल्टीमेटली बिकेम द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश आफ्टर दिस बैटल। नाउ अगर आप पूरे के पूरे अपनी यूपीएससी आईएएस की तैयारी को जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने लास्ट लेक्चर्स में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को आराम से कवर कर रहे हैं और एक एक चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस हो रही है। तो यहां पर जो कमी अगर आपको महसूस हो सकती है वो हो सकती है मेंटरशिप की, एक फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज की, और आप जो आंसर्स हो सकता है प्रैक्टिस कर रहे हैं मेंस के उसकी इवैल्यूएशन की। अगर आप ये चीजें भी चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टीम स्टडी आईक्यू ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच को इनिशिएट किया है, जो आपके प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक हर स्टेज हर चीज को केटर करेगा फॉर योर प्रिपरेशन। चाहे वो बुक्स हो, चाहे लाइव क्लासेस हो, मेंटरशिप हो, आंसर इवैल्यूएशन हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, हर चीज को इसमें केटर किया जा रहा है। सो दिस इज एन ऑल इंक्लूसिव बैच। एक बार एनरोल करने पर आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार एनरोल करने के बाद आपसे मिलेंगे हम जब आप लवसना में, या फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब इंटरव्यू दे देना हमें, ठीक है। तो इसमें एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं उसको यूज, राइट। एंड ऑल्दो इसका प्राइस वैसे 45,000 है, बट if you use the code CS Live you can get a maximum discount, the maximum discount on this course। तो इसमें अगर अच्छे से तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली कवर करना है, तो उसके लिए डू एनरोल इन दिस कोर्स, ठीक है। इसकी क्लासेस 6 बजे होती हैं, 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस रहती हैं। एंड अगर ऑप्शनल में भी आपने तैयारी करनी है, दीज आर दी ऑप्शनल्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मुगल एम्पायर देखो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, हो ही चुका है। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया कि किस प्रकार से वो तहस नहस हो गया, और उसमें एक वाटरशेड इवेंट जो था वो था निजामुल मुल्क का हैदराबाद स्टेट को स्थापित करना। उस चीज ने एग्जाम्पल सेट की बाकियों के लिए भी, और 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस में हम देख सकते हैं कि किस तरह से मुगल सल्तनत के सक्सेसर स्टेट्स बनते हैं, रीजनल किंगडम्स इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, और एक ऑल इंडिया एम्पायर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा चेंज है जो 1724 के बाद हमें देखने को मिलता है, स्पेशली जब निजामुल मुल्क दिल्ली छोड़ जाते हैं और डेक्कन की तरफ प्रस्थान करते हैं, राइट। तो यहां पर ऑल इंडिया एम्पायर नहीं एग्जिस्ट कर रहा। 3 मुख्य तरह की स्टेट्स हैं, इनको ब्रॉडली ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इनके डिफरेंस को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सक्सेसर स्टेट्स, व्हाट आर सक्सेसर स्टेट्स? देखो आज के समय पर मैं देना तो नहीं चाहता एग्जांपल, बट आपको समझाने के लिए यूज करनी पड़ेगी। आज की स्थिति में इंडिया एक कंट्री है जहां पर बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एटसेट्रा, दीज आर व्हाट स्टेट्स, या फिर इनको प्रोविंसेस भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से मुगल एम्पायर में भी प्रोविंसेस मौजूद होते थे। अब यहां पर जिन प्रोविंसेस ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मतलब अब हम मुगल एम्परर जो कह रहा है उसको बात नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से अपने सूबे को चलाएंगे, तो इनको सक्सेसर स्टेट्स कहा जा रहा है। अब इसमें और बाकियों में डिफरेंस ये है कि हालांकि डी फैक्टो, ठीक है, ये टर्म काफी यूज करेंगे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट थे ये, कोई लेना देना रह नहीं गया था इनका मुगल एम्पायर के साथ, लेकिन इन्होंने अपनी जो नॉमिनल, ठीक है, जो नॉमिनल रिलेशंस हैं, यानी कि एक सिंबॉलिक रिलेशंस मुगल एम्परर के साथ हैं, उनको नहीं तोड़ा। वो कैसे नहीं तोड़ा अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल्स किनकी आती हैं, बंगाल के सूबे की, बंगाल, हैदराबाद की और अवध की, जिसको औध भी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 ऐसी सक्सेसर स्टेट्स थी।
राइट। सो यहाँ पर अगर ये रफ मैप आप देख पा रहे हैं, ठीक है यार, सॉरी मुझे इससे ज्यादा अच्छा मैप मिला नहीं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये सक्सेसर स्टेट्स जो है ना, इसमें हैदराबाद, ठीक है, दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन पूरा हैदराबाद का रीजन था। यहाँ पर अवध मौजूद है, ठीक है, अवध के साथ साथ इधर बंगाल मौजूद है। तो ये सक्सेसर स्टेट्स थी। इसी के साथ साथ रिबेल स्टेट्स थी। अब देखो इन्होंने ना, इनकी इंडिपेंडेंस आई है, इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये वर ऑलरेडी दीज पीपल जो यहाँ पर इन प्रोविंसेस में राज कर रहे थे, उनके पास ऑलरेडी इन्फ्लुएंस था, ठीक है, ऑलरेडी ये वाइसरायज थे इन प्रोविंसेस के। तो इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था टू डिसरिगार्ड द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफी कमजोर हो गए थे। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सक्सेसर स्टेट जो थी ना, इन्होंने नॉमिनल रिलेशंस अभी भी बना के रखे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है वो अभी भी भेज देते हैं एम्परर को, ठीक है। इंडिपेंडेंट है पूरी तरह, लेकिन नॉमिनली उनको उनकी अथॉरिटी एक तरह से मान रहे हैं, टैक्सेस उनको दे रहे हैं। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ठीक है, ये आपको चलो बता ही देता हूं अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनुअल रेवेन्यूज ये इंपीरियल ट्रेजरी को देते थे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो होती थी करते ये खुद थे, मुगल एम्परर की परमिशन नहीं लेते थे, लेकिन ऑन पेपर फॉर्मली ये दिखाते थे, ठीक है, फॉर्मली मुगल एम्परर की परमिशन ली जाती थी, ठीक है, उनकी दस्तक, उनके स्टैंप लिया जाता था, लेकिन हाँ मर्जी इनकी होती थी, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं डी फैक्टो, ठीक है, इन थ्योरी मुगल एम्परर का अभी भी कंट्रोल है, लेकिन इन प्रैक्टिस दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इसी के साथ साथ जो ऑर्डर्स और टाइटल्स, ठीक है, ये ऑर्डर्स देते थे, राइट, कोई फरमान निकाला है या कोई टाइटल है, किसी को टाइटल अगर देना है तो वो भी मुगल एम्परर के नाम पे दिया जाता था। कई जगहों पे सिक्के भी मुगल एम्परर के ही चल रहे हैं। तो इन्होंने फॉर्मल रिलेशंस नहीं तोड़े, लेकिन एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। रिबेल स्टेट्स में क्या है कि ये ना रेवेन्यू देना चाहते हैं, ना मुगल शासन का सिक्का चलाना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट कि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहे, स्वराज्य रहे, ठीक है। तो आप समझ गए यहां पर मराठास, ठीक है, मराठास एक एग्जाम्पल है जो पूरी तरह से मुगल एम्पायर से अलग रह के एक इंडिपेंडेंट राज्य चलाना चाहते थे और उनका स्वराज्य वो वहां पर मांगते थे। सिमिलरली सिख्स एंड जाट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, सिख्स फ्रॉम पंजाब एंड जाट्स फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल एरिया, ठीक है, ये लोग इन्होंने पावर स्ट्रगल करके कई सारी वॉर्स लड़ के अपनी इंडिपेंडेंस को एक्वायर किया था, राइट। इसी के साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थे। अब ऐसा है कि ये स्टेट्स तो मुगल एम्पायर का पहले से पार्ट थे। ये स्टेट के ऊपर मुगल एम्पायर इनको एक्वायर करना चाहता था, ये रेजिस्ट करते थे। लेकिन कुछ स्टेट्स थी ये कहते थे कि हम रेजिस्ट तो नहीं करेंगे, आपको सर्वे सर्वा हम मान लेते हैं, लेकिन करेंगे हम अपनी मर्जी, ठीक है। तो बेसिकली जो सक्सेसर स्टेट्स बाद में जिस तरह से बनी, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स पहले से ही ऐसी थी, जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी थोड़ा सा रेवेन्यू भेज देती थी रॉयल ट्रेजरी को, लेकिन हर चीज इनके हिसाब से ही होती थी। जब इंपीरियलिज्म, मुगल इंपीरियलिज्म कमजोर हो गया, जब इन स्टेट्स को पता लग गया कि अब मुगल एम्परर्स में उतनी ताकत ही नहीं है, इन्होंने कहा हम नहीं देते रेवेन्यू, कर लो जो करना है, और मुगल एम्परर कुछ कर नहीं सकता, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब इनको कोई रेवेन्यू कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्होंने लड़के इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट की और इन्होंने डी फैक्टो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रखी है। इन थ्योरी दे आर स्टिल पार्ट एंड प्रोविंस और सूबा ऑफ मुगल एम्पायर, राइट। ये चीज आपको समझ लग गई है। अब बढ़ते हैं आगे और हैदराबाद में क्या चल रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ज्यादातर सक्सेसर स्टेट्स में ये सिचुएशन थी, किस तरह से उन्होंने अपने रिलेशंस बना के रखे, तो ये सिर्फ एक पर्दा था, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली हर चीज जो वहां के गवर्नर्स थे या नवाब थे या निजाम थे, वही इसको हर डिसीजन लेते थे, ठीक है। अब निजाम उल मुल्क, ओ माय गॉड व्हाट अ पर्सन। निजाम उल मुल्क के 36,000 नाम है यार। सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है, ठीक है। तो वो बहुत बार इवन इन फाउंडेशन कोर्स, इवन इन P2I, इवन इन लॉन्ग टर्म बैच, NCERT, हर जगह मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट्स आते हैं एस्पिरेंट्स के। सर निजामुल मुल्क और आसफ जाह सेम है, सर कमरुद्दीन और निजामुल मुल्क सेम है। तो आज वो आपकी दुविधा यहाँ पर क्लियर होने जा रही है, ठीक है। निजामुल मुल्क के बारे में पहली बार हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, पिछले 2 सेशंस में दोनों बार इनका जिक्र हुआ है। आमीन खान के बेटे थे ये, ठीक है, मोहम्मद आमीन खान के बेटे थे बेसिकली ये, राइट। बाय बर्थ इनका नाम था कमरुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, ही वाज नेम्ड कमरुद्दीन सिद्दीकी।
औरंगजेब के समय पर भी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन तक पहुंच गए थे। इवन औरंगजेब ने इनको एक टाइटल दिया था, वो था चिनकिल्च खान। चिनकिल्च खान वाज वन ऑफ द टाइटल गिवन टू कमरुद्दीन सिद्दीकी या निजामुल मुल्क। ठीक है, तो औरंगजेब द्वारा इनको जो टाइटल मिला है वो है चिनकिल्च खान, राइट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे एंड इट वाज बाय द ईयर 1724 आफ्टर गेटिंग सैयद ब्रदर्स किल्ड, जब यहां पर निजामुद्दीन, नॉट निजामुद्दीन, निजामुल मुल्क, ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। अब होता यह है कि इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट को एस्टैब्लिश करना है, लेकिन जो पहला आइडिया था ना हैदराबाद को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश करने का, वो आइडिया इनका नहीं था। इनसे भी पहले हमने इसके इस सीरीज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में बेसिकली फ्रॉम मॉडर्न टू मिडिवल टू मॉडर्न इंडिया जब कवर कर रहे थे, तो जुल्फिकार खान का जिक्र हुआ था। ठीक है, जिन्होंने जहांदर शाह के समय पर ये पावरफुल नोबल बन गए थे। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए ड्यूरिंग जहांदर शाह, राइट। तो जुल्फिकार खान, इन्होंने दक्कन की वॉइस रॉयल्टी ले ली थी 1708 में, राइट। तो इनके मन में सबसे पहले आया था कि डेक्कन को क्यों ना मैं एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह बना दूं, बट वो मंसूबा इतना कामयाब हो नहीं पाया। 1713 में जुल्फिकार खान की मृत्यु हो जाती है और चिनकिल्च खान ये दक्कन के वाइसराय बन जाते हैं। ठीक है, इस टेबल में आपको जो अलग अलग मुगल एम्प्रस ने इनको टाइटल्स दे रखे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ी सी मैं कहानी भी बता देता हूं। 1713 में डेक्कन के राजा बनने के बाद, ठीक है, जब ये डेक्कन के राजा बनते हैं इन 1713, ठीक है, तो फारूक शियार को पता होता है, वो इनकी काबिलियत को समझते हैं। फारूक शियार को निजामुल मुल्क की काबिलियत के ऊपर भरोसा होता है, और जब ये डेक्कन में इनको वाइसरॉय बनाते हैं तो वहां पर इनको एक टाइटल दिया जाता है बाय फारूक शियार, दैट इज निजामुल मुल्क। ठीक है, 1713 में इसकी डेथ के बाद, जुल्फिकार की डेथ के बाद, इन्हीं को वहां पर क्या बनाया गया, वाइसरॉय बनाया गया, राइट। अब इसके बाद की कहानी आपको मालूम है। 1719 में बेसिकली फारूक शियार ये कहते हैं कि कृपया करके आप प्रस्थान करें दिल्ली की तरफ, मेरी मदद करें, सैयद ब्रदर्स मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ठीक है, सैयद ब्रदर्स और मेरे बीच में पावर स्ट्रगल हो रहा है, मेरी मदद करो। तो यहां पर ये अपने एम्परर की हेल्प करने के लिए कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर ही रहे होते हैं कि सैयद ब्रदर्स बहुत ही चालाकी से फारूक शियार को मरवा देते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से एक के बाद एक फटाफट अपनी मर्जी का मुगल एम्परर ये गद्दी पर बिठाते रहते हैं। रफी उस दर्जात, रफी उस दौला, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनिशियली 1719 में इनकी कोशिश फेल हो जाती है और सैयद ब्रदर्स फारूक शियार को मरवा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब बेसिकली मोहम्मद शाह राजा बनता है, एम्परर बनता है, तो वहां पर मोहम्मद शाह को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और मोहम्मद शाह भी सैयद ब्रदर्स से इरिटेट होता है। वहां पर निजामुल मुल्क, इनकी जो प्लॉटिंग होती है टू गेट सैयद ब्रदर्स किल्ड, वो सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद इनकी इस कोशिश से खुश होकर मोहम्मद शाह इनको क्या बना देता है, वजीर बना देता है। ही प्रमोट्स निजामुल मुल्क टू द पोजीशन ऑफ वजीर। तो अब पहले जहां ये डेक्कन के वाइसराय थे, ठीक है, फारूक शियार के समय पर डेक्कन के वाइसराय थे, यहां से प्रमोट होके अब ये वजीर बन गए हैं। कहां चले गए हैं, कैपिटल दिल्ली में। ठीक है, ही इज नाउ इन दिल्ली, राइट। अब वजीर बनने के बाद, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला काफी रंगीन मिजाज का आदमी था, तो यहां पर ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस निजामुल मुल्क ने लेने शुरू कर दिए। और क्योंकि ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड उस एबिलिटी की वजह से ही, नो डाउट, मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ा सा शक्की मिजाज का था, थोड़ा बड़ा ही फिकल माइंडेड था, राइट। बट इवन देन उनके इज्जत करता था, ठीक है, निजामुल मुल्क की इज्जत करता था। सो हुआ क्या कि इन्होंने काफी सारे डिसीजंस और रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, मुगल सल्तनत को वापस उसकी जो एक चरम किसी समय पर एग्जिस्ट करता था वहां पर पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि जब भी कोई नोबल किसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंचा है, तो कॉन्सिक्वेंटली मुगल सल्तनत का उस समय पर हालत ऐसी थी कि इनके दुश्मन बहुत ज्यादा बन गए, बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म चलता था। ठीक है, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की कोशिश की, तो जो करप्शन कर रहे थे वो इनके दुश्मन बन गए। ठीक है, तो उन्होंने एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला का दिमाग जहर से भरना शुरू कर दिया निजामुल मुल्क के खिलाफ। ठीक है, ये जहर से भरना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इधर इन्होंने फिर डिसाइड किया कि दिल्ली में, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ही, अगर इन्हें ही मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, तो व्हाई नॉट आई लीव दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली से छोड़ के चले गए और इन्होंने फैसला किया कि आप मुझे डेक्कन में ही भेज दो, मैं वहीं खुश हूं, अपना काम संभाल लूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने भी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई नहीं, ठीक है, लेकिन इनके इस जेस्चर की वजह से, इनका ये जो जेस्चर था, इट वाज एक्चुअली व्हाट, इट वाज एक्चुअली अ फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी, इट इज सेड, ठीक है, इट इज ऑफन रिमार्क्ड बाय हिस्टोरियंस एज अ फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम दिल्ली। ये सिंबॉलिक था, पूरे लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है कि निजामुल मुल्क जैसा एबल नोबल, एबल वजीर वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है, जैसे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट स्टार्टअप अगर हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट स्टार्टअप कहीं पे एग्जिस्ट करता है, राइट, और वहां से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन या हार्ड वर्किंग कोई इंप्लॉय छोड़ के जाता है, तो इट बिकम्स एग्जांपल फॉर एवरीवन एल्स, तो वो कई बार मास रेजिग्नेशन भी कर देता है, राइट। तो यहां पर भी कुछ आप समझ लो वैसा हुआ। अब इधर देखो, हैदराबाद में 1724 में डेक्कन में आ जाते हैं। वहां पे उस समय पर क्योंकि इन्होंने डेक्कन की वाइसरॉयल्टी छोड़ दी थी वजीर बनने के बाद, तो मीनवाइल मुबारिस खान डेक्कन के वाइसरॉय बना दिए जाते हैं। जब ये डेक्कन में अब आ रहे हैं, वाइसरॉय लेना बनना चाहते हैं वहां के, ये मुबारिस खान कहता है यार मैं नहीं उठूंगा, कर लो जो करना है। कहते हैं ठीक है, हम बैटल करते हैं फिर। तो बैटल ऑफ सक्कर खेरदा, ठीक है, बैटल ऑफ सक्कर खेरदा इनके बीच में होती है, ठीक है। तो इस बैटल में निजामुल मुल्क मुबारिस खान को डिफीट कर देते हैं और खुद को एज वाइसरॉय एस्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ही एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज वाइसरॉय ऑफ डेक्कन, ठीक है। अब जैसे ही ये वाइसरॉय खुद को एस्टैब्लिश करते हैं, तो मोहम्मद शाह, ठीक है, हु इज एम्परर, मुगल एम्परर, वहां पर वो उनको टाइटल दे देते हैं आसफ जा, ठीक है। और प्रैक्टिकली अब निजामुल मुल्क आसफ जा ये हैदराबाद स्टेट को रन करेंगे अपने हिसाब से, विदाउट कटिंग ऑफ हिज टाइज कंप्लीटली विद द मुगल एम्पायर एंड मुगल एम्परर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वो दोस्ती का भाव, सॉफ्ट कॉर्नर इनमें और रंगीला में मौजूद था, ठीक है। तो अब हैदराबाद में आसफ जा बन गई है। तो हैदराबाद में इनके निजाम बनने के बाद कहा जाता है कि आसफ जा डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो गई, एंड इनके सब्सिक्वेंट सक्सेसर्स को हम निजाम्स ऑफ हैदराबाद के रूप में जानते हैं, ठीक है। पूरी सक्सेशन चलती है 1948 तक, ये लीनिएज निजाम्स की चलती है, ठीक है। और 1948 में फिर आपको पता है कि हमें थोड़ा फोर्स को यूज करके हैदराबाद स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करना पड़ा था। तो ये हिस्ट्री हैदराबाद की, इट गोज ऑन टिल पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे है, ग्रेजुअली हम देखेंगे आगे क्या हुआ, एंड सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में ही हमें सब कुछ देखना है, क्योंकि अगर ज्यादा फैले, बहुत ज्यादा फैल गए, तो देखो हिस्ट्री ऐसी है कि इट्स वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। वी हैव टू क्रिएट सम बाउंड्री इन ऑर्डर टू बी एबल टू कंप्लीट इट टाइमली, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड बी इन अ पोजिशन जिससे कि हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वी विल कवर इंपॉर्टेंट थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो यहां पर अब निजाम्स ऑफ हैदराबाद इनके वंशज बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली ये खुद सारे डिसीजंस ले रहे हैं। सारे डिसीजंस में क्या चीज आती है कि मान लो इनको कोई वॉर कंडक्ट करनी है, तो मुगल एम्परर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने लेवल पर वॉर कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन साइन ट्रीटीज, ही कैन कॉन्फर मनसब्स। मनसबदारी सिस्टम जब मैंने आपको बताया था, और जब मैं फाउंडेशन कोर्स या P2I में भी बताता हूं, तो वहां पर ये बताया था कि मनसबदारी या मनसब्स ये मुगल एम्परर के पास रहते थे, ठीक है। हम मुगल एम्पायर के जब एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं डिटेल और 360 डिग्री एनालिसिस के साथ, तो वहां पर मनसब्स ये किनके पास, किसके पास रहती है पावर, मुगल एम्परर के पास देने की रहती है, ठीक है। लेकिन अब ये खुद दे रहे हैं, राइट। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स टू द ऑफिसेस, ठीक है, विद इन हैदराबाद भी डेप्यूटी सूबेदार जो होते थे उनकी अपॉइंटमेंट ये खुद कर रहे हैं बिना मुगल एम्परर की परमिशन लिए, राइट। सो यहां पर आसफ जाह ने कभी भी ओपनली अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट थे, राइट। सिक्के भी अभी उन्हीं के नाम पे चल रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्राइडे प्रेयर्स, दैट इज नोन एज खुतबा। खुतबा में भी मुगल एम्परर का ही नाम आता था, राइट। इसके बाद इनके शासन में इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, हैदराबाद को इंप्रूव करने की कोशिश की। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैदराबाद या डेक्कन, बेसिकली डेक्कन वाज डिवाइडेड इनटू 6 सूबाज और प्रोविंसेस, ठीक है। 6 सूबाज में ये डिवाइड हुआ था, राइट। सूबाज आगे फिर फर्दर सरकार में डिवाइड होते थे, सरकार महल या परगना में डिवाइड होते थे, और फाइनली विलेज लेवल आता था, राइट। तो जैसे आपको पता है कि आज की कंट्री में हमारा क्या हिसाब है इंडिया में, नेशन, नेशन के नीचे स्टेट, स्टेट के नीचे क्या होता है, डिविजन्स, ठीक है, मंडल, राइट। डिविजनल कमिश्नर होते हैं ना, डिविजनल कमिश्नर के अंदर जनरली 5 DC आते हैं, 5 कलेक्टर आते हैं, ठीक है। मंडल आता है, मंडल के नीचे जिला आता है, और जिला के नीचे फिर शहर, सिटी, टाउन्स एंड विलेजेस ये आते हैं। तो उसी तरह से ये लेवल है एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की का, ये लेवल है, ये यूनिट्स का लेवल है, ठीक है। इसी के साथ साथ
6 मेन सूबा हैं डेक्कन के, उनका नाम क्या है? औरंगाबाद, मोहम्मदाबाद, खानदेश, बेराड़, बीजापुर एंड हैदराबाद। इनिशियली डेक्कन का जो पावर सेंटर था वो औरंगाबाद हुआ करता था, लेकिन अब हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद बिकम्स द पावर सेंटर, राइट। एंड एक और चीज बता दूं कि ये मैप में बेसिकली आप देख सकते हैं कि डेक्कन में चले जाकर हैदराबाद में बैठे हैं, लेकिन कंट्रोल इनका काफी बड़े एरिया पे है। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक में जब होगा ना कुछ, तो वहां से कुछ और चीजें आपको समझ में आएंगी, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ये इन्होंने कर रखी हैं। इन्होंने लैंड रेवेन्यू को भी इंप्रूव करने की कोशिश की इन्वेजन्स के बाद, और बेसिकली कुछ इन्वेजन्स के चलते, ठीक है, नादिर शाह इन्वेजन के बाद प्रॉब्लम्स तो काफी आ रही थी, राइट। बट यहां पर इन्होंने उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की, और ठीक करने का बेस्ट तरीका था कि रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को इंप्रूव किया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर क्रॉप जो उगाई जाती है एक पर्टिकुलर बिगे के ऊपर, ठीक है, 1 बिगा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.6 एकर्स, राइट। तो एक बिगे के ऊपर अगर कोई क्रॉप उगाई जाती है उसका रेट एस्टिमेट किया जाता है, और पर बिगा कितना प्राइस बनता है रेवेन्यू का उसे एस्टिमेट किया जाता था। क्योंकि जमींदारों के थ्रू ये कलेक्शन हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू फार्मिंग चल रही है, जमींदारों के थ्रू कलेक्शन हो रही है, तो जमींदारों को भी साथ में रखा जाता था जब ये असेसमेंट हो रही है, ताकि ऐसा ना हो कि ये रेट ऐसा रख दें कि जमींदार भी प्रेशर में आ गया और वो सारा प्रेशर किसान के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रैक्टिकली स्टेट का कितना शेयर हो सकता है और जमींदार कंफर्टेबली कितना दे सकता है, तो उनको भी साथ में इंक्लूड किया जाता था। टैक्सेस की जहां तक बात है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेजरली 3 तरह के टैक्सेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। वैसे ब्रॉडली 2 तरह के टैक्स थे, माल और वजूहत। वजूहत में फर्दर 2 कैटेगरीज थी, जिहाद और सराय जिहाद, ठीक है। तो माल बेसिकली वो टैक्स था जो कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर लग रहा है, एज सिंपल एज दैट। लैंड है, उपज चल रही है, उस पर टैक्स लेवी किया जा रहा है। जिहाद टैक्स जो था, अब क्योंकि असेसमेंट करने में काफी सारी मैन पावर को मोबिलाइज करना पड़ता था, काफी सारे रिसोर्सेज लगते थे, तो उनको सैलरियां भी देनी है। तो वजूहत जिहाद बेसिकली वो टैक्स है जो रेवेन्यू मशीनरी इसको मेंटेन करने के लिए यूज होता था, यानी कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पूरी मशीनरी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। असेसमेंट की जा रही है, फिर कलेक्शन होगी, कलेक्शन करके पहुंचाया जाएगा रॉयल ट्रेजरी तक, तो सारा क्या है, टैक्स कलेक्शन का कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स, तो उसको मेंटेन करने के लिए देयर वाज जिहाद। इसके बाद सारे जिहाद, दिस वाज बेसिकली अ सेस, ठीक है। ये सेस ऑब्टेन किया जाता था मार्केट्स और जो व्यापार चल रहा है उसके ऊपर सेस लगा के इसे ऑब्टेन किया जाता था। इसका भी पर्पस ये होता था कि मशीनरी, टैक्स मशीनरी को इंश्योर कर सके, उसको इट शुड रन लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, ताकि जो डेक्कन है, ठीक है, डेक्कन के में जो हैदराबाद है, राइट, उसमें जो रॉयल ट्रेजरी है उसमें पैसा लगातार आता रहे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। मेथड क्या थे टैक्स कलेक्शन के, 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में इनको डिवाइड किया जा सकता है। एक तरफ डायरेक्ट कलेक्शन होती थी कि पेजेंट्स हैं, पेजेंट से ऑफिशियल्स डायरेक्टली कलेक्ट करने आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ऑफिसर्स होते थे टैक्स कलेक्शन के, उनको आमिल कहा जाता था। दूसरी तरफ रेवेन्यू फार्मिंग को भी फॉलो किया जाता था, जहां पर जमींदार दे यूज टू एक्ट लाइक मिडलमैन, ठीक है, तो उनको कहा जाता था कि इतना टैक्स आपका बनेगा, हमें देना है, तो ये कलेक्ट करते थे, अपना शेयर रखते थे, बाकी स्टेट को जाता था, ठीक है। हिंदूज के तरफ निजाम ने टॉलरेंट पॉलिसी को फॉलो किया। इनको पता था कि अगर भारत देश में पीस और ट्रैंक्विलिटी के साथ अपने शासन को चलाना है, तो यहाँ के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा और यहाँ के लोगों के कंसर्न्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये पॉलिसी औरंगजेब भी फॉलो करते तो शायद भारत की स्थिति बहुत अलग होती, इवन टुडे, राइट। यहां पर अब इन्होंने क्या किया, हिंदूज के प्रति टॉलरेंट पॉलिसी रखते हुए इन्होंने मराठास के साथ, क्योंकि मराठास भी इनकी नेबरिंग स्टेट थे, हैं, और आप मुझे बताओ कि नेबरिंग स्टेट के साथ क्या कभी हो सकता है कि डिस्प्यूट ना होगा। हमारे आज भी घरों के लेवल पर भी नेबर्स के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता है। कचरा फेंक दिया, डॉगी ने सुसु कर दिया, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। गाड़ी हमारे गेट के आगे लगा दी, ये दिक्कतें रहती हैं, राइट। तो यहां पर मराठास के साथ कॉन्टेशन टेरिटरी के लिए चलती रहती थी, लेकिन इन्होंने थोड़े से स्वीट जेस्चर्स दिखा के, या कह लीजिए कि थोड़ी अपनी टॉलरेंट पॉलिसी दिखा के, इन्होंने मराठास को सजेस्ट किया कि आप पता है क्या कर सकते हो, नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन कर सकते हो आप, कि नॉर्थ की तरफ जाओ। मुगल एम्परर कमजोर है इस वक्त, आप नॉर्थ की तरफ जा सकते हो और नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन से यू कैन बिकम द सेंट्रल पावर ऑफ इंडिया एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो उस समय पर मराठास में आप सबको पता है कि छत्रपति के बाद ग्रेजुअली पावर, डिफैक्टो पावर किसके पास चली गई थी, पेशवास के पास। तो पेशवा बाजीराव वन, ही वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी एट द टाइम इन मराठास। तो उन्होंने ये
सलाह मानी भी और मराठास फिर एक्सपैंड भी हुए। मध्य प्रदेश एंड इवन वेरियस रीजन्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, वहां तक इनका एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, इवन पंजाब में भी सिख एम्पायर के साथ मराठास की लड़ाई भी हुई है। ठीक है, बैटल्स हो रखी हैं। राइट, तो इन्होंने एक्सपेंशन की और मराठास की एनर्जी डाइवर्ट करके इन्होंने अपने एम्पायर को बेसिकली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद जो आया है वो कभी ना कभी जाएगा। 1748 में हो जाता है इनका देहांत। देहांत के बाद इनके अब सक्सेसर्स हैं। अब निजामुल मुल्क का ना थोड़ा सा फैमिली ट्री देखना, पूरा फैमिली ट्री नहीं मैं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर वो सब समझाने पड़ गया ना फिर तो फैल जाएंगे भाई हम। फिर तो ऐसे तो नवाबों के कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका उन्हें भी नहीं पता होता। ठीक है, होता है। चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसा है, निजामुल मुल्क के ना दो मेन बच्चे थे। ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक इनका बच्चा था भाई नासिर जंग। ठीक है, और एक इनकी बिटिया थी जिसका नाम था खैरुन्निसा बेगम। ठीक है, खैरुन्निसा बेगम। खैरुन्निसा बेगम का विवाह, ठीक है, या निकाह हो जाता है किसके साथ? रुस्तम जंग बहादुर के साथ। रुस्तम जंग बहादुर इज a naval commander and an administrator and he is basically deputy सूबेदार ऑफ बीजापुर। ठीक है, नायब सूबेदार होते हैं। बीजापुर रीजन आपको पता है डेक्कन का ही पार्ट है, तो वहां के नायब सूबेदार होते हैं और इनके साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। इनके बेटे होते हैं कौन? मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो ये क्या बन गए? निजामुल मुल्क मुजफ्फर जंग के क्या लगे? नाना जी। ठीक है, निजामुल मुल्क आसफ जा मुजफ्फर जंग के नाना जी लगे। ठीक है, एक तरफ मुजफ्फर जंग है, दूसरी तरफ कौन है? इनका अपना सुपुत्र नासिर जंग, जो इन्हें हुआ सैयदुन्निसा बेगम के थ्रू, जो इनकी वाइफ थी। ठीक है जी, तो यहां पे नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में आपस में पावर स्ट्रगल होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ निजामुल मुल्क आसफ जा। अब इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट का एडवांटेज लेंगे यूरोपियंस। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे उसको समझने के लिए कर्नाटक को भी समझना पड़ेगा बहुत डिटेल और एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ठीक है, दिस इज माय स्पेशलिटी एक्चुअली। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक यू विल एंजॉय, यू विल सी, मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज हैपनिंग इज के नासिर जंग, ठीक है, और मुजफ्फर जंग के इस डिस्प्यूट का फायदा लिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि पहले तो मराठास, मैसूर और ये कर्नाटक आपस में एक दूसरे के जो स्कोर होते हैं, कर्नाटक भी क्या करता है? इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है हैदराबाद से। आपस में हैदराबाद के प्रति जो इनके वो 32 का आंकड़ा चल रहा होता है ना कि हिसाब बराबर करना है, तो इनिशियली तो उसके थ्रू हैदराबाद कमजोर हो जाता है। उसके बाद इस पावर स्ट्रगल की वजह से फ्रेंच एक इंपॉर्टेंट पावर इस समय पर बनी हुई है, भारत में मौजूद है। फ्रेंच और ब्रिटिश ये टू इंपॉर्टेंट पावर्स बन जाती हैं। ठीक है, इनमें आपस में क्या होता है कि दुनिया के दूसरे कोने में आपस में स्यापा डालेंगे ना, लड़ेंगे इंडिया में आके। वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, 7 ईयर वॉर और ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इन दोनों चीजों का कलेश हम इंडिया में भी देखते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के चलते फर्स्ट कर्नाटक वॉर कर दी इन्होंने यहां पर, उसके बाद 7 ईयर वॉर्स के चलते सेकंड कर्नाटक वॉर करी जा रही है। ठीक है, तो ये दिक्कत था नहीं। 7 ईयर वॉर के चलते कुछ और हुआ था, चलो उसको हम तभी डिस्कस करेंगे जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज है। राइट, तो ये सारी चीजें चल रही है। अब यहां पर फ्रेंच का ना एक कमांडर था ड्यूप्ले। फ्रेंच कैसे आए, कब आए, कहां फैक्ट्रियां आई, कैसे उनके कौन कौन गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में मैं बहुत क्लियरली कराने वाला हूं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना आप समझ जाओ कि ये ड्यूप्ले जो थे ना, इन्होंने कहा कि अच्छा लड़ रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद भाई सोने की चिड़िया। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर अपने पास ना अपॉर्चुनिटी है कि अपनी मर्जी का पिट्ठू बिठाएंगे यहाँ पर और उससे लेंगे हम टेरिटोरियल रिवॉर्ड्स। और हमारे ना यहाँ के लोग इंडिया के ये ऐसे होते थे कि ये फैल जाते थे। ठीक है, इनको बिठा दिया, इनको निजाम बना दिया, तो बस ये भी ले लो वो भी ले लो, बस सब आपका भाई, हमें निजाम बना दिया, हम खुश हैं। राइट, तो इन्होंने मुजफ्फर जंग को निजाम बना दिया और बदले में बहुत सारे टेरिटोरियल कंसेशंस लिए। सेम चीज ब्रिटिश भी करना शुरू हो गई, इनका देखा देखी। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी डिस्कस होंगी आपके अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। राइट, तो कॉन्सिक्वेंटली हुआ ये कि आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम आसफ जा I, हैदराबाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन, पता है भाइयों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने सभी रिश्तेदारों के साथ कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी हम बना के रखें। बट क्या करें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स में ना रिश्तेदार यार प्लीज मत पूछा करो यार हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन एशिया, डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। मुझे आज भी नहीं पता, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम, बट समवन आस्क्ड मी दिस, और अभी तक ना दिल पे चुभ गई थी बात कि यार व्हाई आर यू टेस्टिंग मी। चलो एनीवेज लेट्स कम बैक है। हैदराबाद की ये सिचुएशन है। अब देखते हैं कर्नाटक की क्या सिचुएशन है।
कर्नाटक का ये हाल था कि कर्नाटक बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है। डेक्कन जो हैदराबाद मेन जो एक सल्तनत बनाई थी निज़ाम आसफ जवान ने, तो उसी का पार्ट था कर्नाटक, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में मुगल सूबा, ठीक है, कर्नाटक जो था वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी के अंदर आ गया, राइट। और ग्रेजुअली फिर क्या हुआ कि डेप्यूटी नवाब जो कर्नाटक के थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जैसे निजामुल मुल्क ने मुगल एम्परर के थ्रू अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने कहा कि आप अगर नॉमिनल हेड मान रहे हो मुगल एम्परर को, मैं आपको नॉमिनल हेड मानता हूं, मैं अपने हिसाब से अब करूंगा। ठीक है, इस चीज का पता कहां से लगता है कि यहां पर ना नवाब सादतुल्ला कर्नाटक के बेसिकली डेप्यूटी सूबेदार थे 1710 से लेकर 1732 तक, ठीक है। अब निजामुल मुल्क का बेसिकली इच्छा थी कि अनवरुद्दीन खान जो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एबल कमांडर हैं, उनको इनका सक्सेसर बनाया जाए। लेकिन 1732 में ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरा भतीजा दोस्त अली खान, ठीक है, वो बनेगा मेरा उत्तराधिकारी, मेरे बाद वो गद्दी पर राज करेगा। और ये निजामुल मुल्क आसफ जाह की परमिशन के खिलाफ है। तो बेसिकली इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंस तो कहेंगे, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट निजामुल मुल्क, ठीक है। सो यहां पर ना अब दोस्त अली खान की ना किस्मत खराब थी, ठीक है। कुछ साल तो बन गए भाई नवाब, लेकिन साथ ही पता था मराठास को कि इतना है नहीं, इतना कुछ दम नहीं है इसमें। तो इन्होंने क्या किया, मराठास ने ना अब यहां पर गेम खेली, ठीक है, बड़ी तगड़ी गेम, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो 1740 में इन्वेजन की कर्नाटक में, ठीक है, टेरिटोरियल एम्बिशंस, ठीक है, ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। तो टेरिटोरियल इन्वेजन करके इन्होंने दोस्त अली खान को असैसिनेट या मरवा दिया, ठीक है। दोस्त अली खान इज नाउ डेड। दोस्त अली खान ने आगे डिक्लेयर किया था कि मेरा सन इन लॉ चंदा साहिब, राइट, ही विल बिकम माय उत्तराधिकारी। तो चंदा साहिब को बंदी बनाकर ये लोग कहां ले गए, सतारा में, ठीक है। दे टुक चंदा साहिब आज प्रिजनर टू सतारा। जब ऐसी सिचुएशन हुई तो निजाम ने कहा क्या सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही क्या सी ना बनाओ इनू दोस्त अली खान नू नवाब, ठीक है। तो निजाम ने फिर क्या किया, निजाम आए, उन्होंने कहा कि भाई अनवरुद्दीन आप ही बनो डिप्टी सूबेदार, आप ही हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, चंदा साहब प्रिजनर हैं, दोस्त अली खान मर चुके हैं, अनवरुद्दीन खान यहां पर क्या बन जाते हैं, डेप्यूटी सूबेदार बन जाते हैं। अब 1748 में एक बड़ी कहानी में ट्विस्ट आता है। मराठास ने यह देखा था कि मुगल्स ने हमारे साथ, ठीक है, एक गेम खेली थी जिसको मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, ठीक है, याद है कि भूल गए, ठीक है, शाहू जी, संभाजी, थोड़ा याद करना। तो उन्होंने आपस में इंटरनल फ्यूड को आग देने की कोशिश की थी। यहां पर मराठास ने भी वही किया। 1748 में जब निजामुल मुल्क आसफ जाह ही डाइस, मराठास को कहीं ना कहीं भनक होती थी कि एक तरफ हैदराबाद में पावर सक्सेशन के लिए डिस्प्यूट रहेगा, ठीक है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में, दूसरी तरफ यहां पर भी हम पावर स्ट्रगल का एक डिस्प्यूट ले आते हैं, तो हैदराबाद स्टेट कमजोर हो जाएगी। सो वी कैन बेसिकली टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट। तो यहां पर इन्होंने कहा कि चंदा साहब आप जाओ छुट्टी, ठीक है। इनको पता था जैसे ही जय जाएंगे ही विल चैलेंज अनवरुद्दीन खान, ठीक है। तो चंदा साहब जब छूट जाते हैं तो वो अपना अधिकार मांगने की कोशिश करते हैं, अधिकार मिलता नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली जब फ्रेंच ये सब देख रहे होते हैं तो इनका जो गवर्नर होता है, इनका एक कमांडर होता है ड्यूप्ले, डुप्ले, DUPLEIX, ठीक है, ड्यूप्लेक्स भी इसको कह देते हैं, राइट। तो चंदा साहेब और फ्रेंच ये आपस में अलायंस बनाते हैं, राइट। दूसरी तरफ व्हाट इज हैपनिंग इन हैदराबाद बेसिकली कि वहां पर नासिर जंग निजाम बन जाते हैं, मुजफ्फर जंग को उनका अधिकार नहीं मिलता। तो मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहिब, ठीक है, मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहिब। मुजफ्फर जंग कौन है, वो नाना जी हैं जिनके, निजामुल मुल्क, ठीक है। तो ये चंदा साहिब और फ्रेंच आपस में एक अलायंस बना लेते हैं, ठीक है। इस अलायंस बनाने के बाद क्या होता है, ये कूच करते हैं, कहां करते हैं, आरकोट की तरफ। आरकोट क्या है, कैपिटल ऑफ कर्नाटक, ठीक है, आरकोट की तरफ कूच करते हैं। बीच में इनकी एक लड़ाई होती है, युद्ध होता है, युद्ध का नाम बैटल ऑफ आम्बूर। चीजों को देखकर घबराना नहीं है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कर्नाटक वॉर जब कराऊंगा ये सारी चीजें रिपीट होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रिलूड अगर पता होगा आगे आप ही के काम आने वाला है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, कूच करते हैं। कूच करने के बाद तीन फोर्सेस हैं, अनवरुद्दीन की फोर्सेस को चैलेंज करते हैं, अनवरुद्दीन खान ही गेट्स किल्ड, ठीक है,
और इनका बेटा जिसका नाम मोहम्मद अली है, लेकिन वो उतना दम नहीं है, ये भाग जाता है वहां से। ठीक है, भागता भागता ये त्रिचिनोपॉली, ठीक है, तिरुचिरापल्ली के पास एक फोर्ट होता है ब्रिटिश का, वहां पहुंच जाता है, जिसको अंग्रेजों से ना तिरुचिरापल्ली बोलना नहीं जाता था, तो उनको कहते थे कि भाई दिस प्लेस इज कॉल्ड तिरुचिरापल्ली। वो कहते थे ओके वी विल कॉल इट त्रिचिनोपॉली। कहते नहीं तिरुचिरापल्ली, कहते नो वी विल कॉल इट त्रिचिनोपॉली। तो बस दैट इज एंग्लिसाइज्ड वर्जन। अब वहां पर बेचारा मोहम्मद अली बैठ के छुप गया है, अंग्रेजों से मदद मांग रहा है। अंग्रेज कह रहे हैं कि फ्रेंच बड़े पावरफुल हो रहे हैं, ड्यूप्ले को कुछ बताना पड़ेगा। कहते हैं आप टेंशन ना लो मोहम्मद अली, आप बैठो यहाँ पे, असी बुलाने हैं रॉबर्ट क्लाइव नु। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अब इसकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा अभी बताता हूं। जब अनवरुद्दीन खान, ठीक है, अनवरुद्दीन खान, ये कहां पर सिचुएशन चल रही है, आरकॉट में, ठीक है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। अनवरुद्दीन खान इज नाउ नो मोर, मोहम्मद अली ही फ्लाइज अवे। फ्रेंच की मदद से चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, चंदा साहिब बिकम्स कर्नाटक नवाब विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। और हाँ, मुजफ्फर जंग भी इसमें सहायता करता है। राइट, अब मुजफ्फर जंग कहता है कि यार एनोता बनाता, मुझे भी बना दो, इसको तो बना दिया, अब मेरा भी कुछ कर दो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अब, लेट अस सी। अब यहां पे क्या है कि फ्रेंच कहते हैं कि भाई चंदा साहेब आपके पास अब काफी सारे रिसोर्सेज हैं, सेना है, इस्तेमाल कीजिए, अपने फ्रेंड की भी हेल्प कीजिए। कहते ठीक है लो जी करते हैं। ये क्या करते हैं, अब ये जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चंदा साहेब तिरुचिरापल्ली या तिरुचिनोपॉली के फोर्ट के बाहर भी अपनी सेना लगा देते हैं। तो यहां पर हैदराबाद में निजाम नासिर जंग, इसको चैलेंज किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है कि नासिर जंग बेसिकली मार दिए जाते हैं और मुजफ्फर जंग को इंस्टॉल कर दिया जाता है एज निजाम ऑफ हैदराबाद। फ्रेंच बहुत खुश हैं, फ्रेंच कह रहे हैं कि कर्नाटक भी हमारा, हैदराबाद भी हमारा, तो पूरे साउथ इंडिया में जो कोस्टल लाइन है उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट किंगडम्स में अपने स्टूजेस बिठा दिए हैं, हमारे फ्रेंड्स वहां पर मौजूद हैं। ब्रिटिश अब टेंशन में आ जाते हैं। यहां पर रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। दो चीजें चल रही हैं, एक त्रिचनोपॉली के फोर्ट के बाहर चंदा साहिब की फोर्सेस लगातार मोहम्मद अली को चेस कर रही हैं, क्योंकि एक ना कहावत है, कहते हैं कि अगर अगर ये एंशिएंट कहावत है, मिडिवल एजेस में ये चलती थी, कहते हैं अगर किसी दुश्मन को आपने किल किया ना, तो मेक श्योर कि उसके खानदान का कोई इंसान ना बचे, क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया और आगे जाके वो बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो बदला लेगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल बताओ मुझे, कौन सी है बेस्ट एग्जाम्पल, कमेंट में बताइए। ठीक है, थोड़ा सा फन करते हैं यार, ये हिस्ट्री ना, ये पार्ट थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आई डू नॉट वांट टू मेक इट बोरिंग, सो कमेंट्स में बताना मुझे कि क्या ये स्टाइल आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, जिस तरीके से हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। और बाकी रिवीजन करनी है तो उसके लिए पीडीएफ्स एंड द बुक ऑफ स्टडी IQ, ठीक है, वो काफी काम आएगी आपके। राइट, सो वो जो मूवी है, ये वही मूवी है जिसने कहा था कि जब तक इस देश में सनीमा है तब तक लोग बुद्धू बनते रहेंगे, ठीक है, मूर्ख बनते रहेंगे। चलो एनीवेज, ठीक है, वैसे तो ये सच है शायद, बट यहां पर वापस आते हैं। अब इधर देखो, मोहम्मद अली को किल करने की पूरी कोशिश है चंदा साहब की, बिकॉज ही डज नॉट वांट दैट मोहम्मद अली शुड बी अलाइव, ताकि कोई उनको थ्रेट ना हो। तिरुचिरापल्ली फोर्ट के बाहर इनकी फोर्सेज हैं। अब यहां पर रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि एक काम करते हैं, ये फोर्सेज हटेंगी नहीं, मोहम्मद अली वल्नरेबल है, हम अपनी सारी फोर्सेज आरकोट की तरफ भेजते हैं, इसकी कैपिटल की तरफ। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस आरकोट की तरफ भेज देता है, जो कि चंदा साहिब की कैपिटल होती है। ठीक है, और चंदा साहिब अभी कैपिटल पे नहीं, इन्हीं को चेज कर रहे हैं। जैसे ही इनको पता लगता है कि कैपिटल पर अटैक हो गया है, इमीडिएटली ये अपनी फोर्सेज इनकी डिवाइड हो जाती हैं। आधी फोर्सेस को आरकोट जाना पड़ता है, आधी फोर्सेस यहां पर हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जो प्लान था कि इसकी फोर्स, इसकी ताकत को डिवाइड करना है, वो कामयाब हो गया। जैसे ही इसकी ताकत डिवाइड हुई, रॉबर्ट क्लाइव के साथ कई सारी बैटल्स हुई, एंड अल्टीमेटली बहुत सी बैटल्स के बाद चंदा साहिब गेट्स किल्ड एंड रॉबर्ट क्लाइव आरकोट में अपने नॉमिनी को बिठा देते हैं, यानी कि मोहम्मद अली नाउ बिकम्स नवाब ऑफ कर्नाटक। तो आरकोट ब्रिटिश के पास, हैदराबाद फ्रेंच के पास। तो ये एक्चुअली, ये जो पूरी कहानी है ना, ये कहानी है सेकेंड कर्नाटक वॉर की। ठीक है, ये इसलिए बताई है क्योंकि जो राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स हो रहा है ना, यहीं से ये समझना, आप देख सकते हैं इस लेक्चर में यही चीज आपको समझ लगी होगी कि किस प्रकार से हम मिडिवल इंडिया से मॉडर्न की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें समझनी भी जरूरी है, ताकि हमें पता लगे कि यूरोपियन पावर्स ने कैसे इस स्थिति का फायदा लिया था अपनी एडवांटेज के लिए। ठीक है, डिटेल में, बहुत डिटेल में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें पूरा बताया जाएगा कि कैसे यूरोपियंस आए, कौन पहले आया, कहां पे आया, केडी फैक्ट्री पहले बनाई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तो यहां पर ब्रिटिश नाउ फॉर्म्स अलायंस विद मोहम्मद अली, चंदा साहिब ही गेट्स किल्ड, मोहम्मद अली बिकम्स नवाब ऑफ कर्नाटक, एंड कर्नाटक के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इंडिया की एनेक्सेशन की कहानी है, ठीक है, उसमें कर्नाटक के ऊपर जो कंट्रोल है, यहां पर
थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है, थर्ड कर्नाटिक वॉर में वो कंप्लीट होगा। यहां पर एक्चुअली दिस इज सेकंड कर्नाटिक वॉर, इसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर होगी। थर्ड कर्नाटिक वॉर में फाइनली फिर फ्रेंच को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और अंग्रेजों का पूरा बन जाता है। वो हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि रीजनल किंगडम्स कैसे उपज रहे हैं और कैसे अंग्रेज उसका फायदा ले रहे हैं। अब हैदराबाद और कर्नाटक को हमने समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी फोकसिंग ऑन बंगाल। बंगाल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कर्नाटक में आप देख सकते हो, हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों को देख के आप देख रहे हो कि इसका रिलेशन कर्नाटक वॉर के साथ बनेगा। बंगाल का डायरेक्ट रिलेशन जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे तो उसमें बैटल ऑफ पलासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764 के साथ बनेगा, ठीक है। एंड अवध का भी बनेगा, राइट। बैटल ऑफ बक्सर के साथ अवध का कनेक्शन बनेगा, राइट। तो इनको हम डिटेल में बड़ी तसल्ली और बड़े प्यार से कवर करेंगे। सो इन सब्सिक्वेंट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू बंगाल एंड अवध, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको समझ लगी। रिवीजन के लिए ये पीडीएफ्स एंड स्टडी आईक्यू की बुक्स, इसको जरूर फॉलो करना। एंड पूरा का पूरा आप अपने यूपीएससी आईएएस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके के साथ तैयार करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों, ट्रस्ट मी गाइस, P2I इज अ वेरी गुड बैच। एक्चुअली अच्छा बैच है। बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स, रियली गुड मेंटोर्स जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये मेंटोर्स वो लोग हैं जिन्होंने खुद भी एग्जाम दिया है, मेंस और इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हुए हैं। इनकी गाइडेंस से इनको पता है कि किस स्टेज पर इंसान क्या चीज फील करता है। आपकी इनके साथ डिटेल डिस्कशन होगी। ये मेंटोरशिप ऐसा नहीं है कि वहां बस नंबर दे दिया चलो जी करो। बड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। बताता हूं कैसे। पहला स्टेज क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन होती है आपकी और मेंटोर की, ठीक है। फोन कॉल पे डिटेल डिस्कशन होती है जिसमें कि वो समझते हैं आपके कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन क्या है, यूपीएससी में कितना बैकग्राउंड है, तो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस उन्हें समझ लग जाती है। कोर्स आपने ज्वाइन जो किया है, ठीक है, कुछ लोगों ने 2025 का किया है, कुछ लोगों ने 2024 का किया है, कुछ लोगों ने इंग्लिश किया है, कुछ लोगों ने इंग्लिश किया है। तो वो समझ जाते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। उस हिसाब से आपकी दिनचर्या समझते हैं, कुछ फुल टाइम है, कुछ पार्ट टाइम है। उसके बेसिस पे वो आपको टाइम टेबल, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका रोड मैप, आपकी बुक लिस्ट, वो सारी चीजों के ऊपर गाइडेंस देते हैं। इवन अगर क्लास के लेक्चर में ऐसा होता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हमारे कई डाउट्स क्लास के बाद आएंगे, उन डाउट्स को भी रिजॉल्व करने के लिए, इवन अगर वो टेक्निकल डाउट्स हैं, मेंटोर्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वहां पर जहां पर फैकल्टी को इन पिक्चर लूप में लेना जरूरी पड़ता है, वहां पर फैकल्टी भी लूप में आते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ तो कनेक्टेड हैं ही, राइट। सो मेंटोरशिप इज रियली रियली वंडरफुल फीचर ऑफ P2I बैच। उसी के साथ आंसर इवैल्यूएशन तो ऐसी चीज है जिसके बिना यूपीएससी को क्रैक करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आंसर इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए P2I में हमने ये प्रोविजन रखी है कि कोई भी एस्पिरेंट जितने मर्जी अपने आंसर इवैल्यूएट करवाना चाहे वो करवा सकता है। आपको एक ईमेल दी जाएगी और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके के साथ आप वहां पर अपना आंसर भेजेंगे, वो इवैल्यूएट होगा और आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। इसमें चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे हम जो P2I में आपको रूटीन में कुछ क्वेश्चंस देते हैं उनकी बात हो, या फिर आप खुद से आपने कहीं क्वेश्चन कोई देखा आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू विल गेट इवैल्यूएटेड, ठीक है। सो डू कंसिडर एनरोलिंग इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड CS Live, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको आज के लेक्चर का भी PDF जरूर मिल जाएगा। एंड अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।